हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बेटा, in my last video lecture I have discussed with you connected motion problem from laws of motion। तो बेटा, लास्ट वीडियो लेक्चर अगर आपको देखना है तो मेरा चैनल आपको यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है और वहाँ आपको सीक्वेंस में मेरे कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे और वहाँ आप उनको चेक करके, उनको व्यू करके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो यू कैन वॉच माई ऑल वीडियोज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हीकल रोड पर कैसे अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं, हम कैसे सरफेस ऑफ अर्थ पर वॉक कर पाते हैं, कैसे एक ऑब्जेक्ट आपका सरफेस ऑफ अर्थ पे स्लाइड करता है, कैसे हिली एरियाज़ में आपके व्हीकल इंस्टेंट ऑफ टाइम पर टर्न ले पाते हैं, कैसे हिली एरियाज़ में व्हीकल स्पीड को इंक्रीज़ कर पाते हैं, और कैसे आप पैराबोलिक पाथ में व्हीकल को हाई स्पीड में चला सकते हो। तो बेटा, ये सारे जर्नल जो आपके रियल लाइफ के इवेंट्स हैं, इनको करने के लिए किन टाइप्स ऑफ फोर्सेस की हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो बेटा आज हम उन फोर्सेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो वॉकिंग में, स्लाइडिंग मोशन में, व्हीकल की स्पीड इंक्रीज करने में हमें जिन फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, वो फोर्स कहाँ से आते हैं, उनका नेम क्या है, उनका रोल क्या है, तो बेटा उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा, वॉकिंग में, व्हीकल के मोशन में और व्हील के टर्निंग मोमेंट में जो फोर्स काम करता है उसका नेम है बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जो आप चलते हो तो आप ग्राउंड को पीछे की तरफ ड्रैग करते हो, आप ग्राउंड को पुश करते हो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और ग्राउंड आपको फ्रिक्शन देता है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बेटा वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपकी बॉडी को आगे लेके जाता है, वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपकी बॉडी को फॉरवर्ड मोमेंटम प्रोवाइड करता है। तो जैसे आप ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हो तो ग्राउंड आपके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करता है। तो बेटा वो जो फ्रिक्शन फोर्स बनता है बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, वो फ्रिक्शन फोर्स ही आपकी बॉडी को फॉरवर्ड मोमेंटम प्रोवाइड करता है, जिससे आप आगे चल पाते हो। वही फ्रिक्शन आपकी बॉडी के सेंटर ऑफ मास को आगे लेके जाता है। तो बेटा आज हम इसी इम्पोर्टेंट फोर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी लाइफ के लिए नेसेसरी है, एसेंशियल है, और कुछ कंडीशंस में आपकी लाइफ में ये एविल के नेम से भी फेमस होगा। इसका मीनिंग ये आपके लिए एसेंशियल भी है और कुछ कंडीशंस में ये आपके लिए नेगेटिव इफ़ेक्ट भी रखता है। तो बेटा जहाँ इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर ये आपके लिए एविल हो जाता है, और जहाँ पर इसकी वैल्यू आपके मोशन के लिए नेसेसरी होती है वहाँ पर आपके लिए ये एसेंशियल हो जाता है। तो बेटा आज हम इस फोर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। So today we will discuss force of friction। तो बेटा सबसे पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि फ्रिक्शन फोर्स है क्या चीज़, फ्रिक्शन फोर्स का मीनिंग क्या है। द टेंजेंशियल contact force of interaction, the tangential contact force of interaction which can oppose
relative motion between two surfaces is known as force of friction, is known as force of friction। तो बेटा ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, आप इस प्रॉपर डेफिनेशन को नोट करो। तो बेटा फ्रिक्शन को आपने प्रॉपर वे से अब नोट कर लिया होगा। तो बेटा आप सिंपल वे से इसको डिफाइन कैसे करोगे? द टेंजेंशियल contact force of interaction, the tangential contact force of interaction between two surfaces। तो आप ये वर्ड ऐड कर सकते हो। फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग द टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू surfaces which can oppose relative motion between two surfaces is known as force of friction, which can oppose relative motion or sliding, which can oppose relative motion between two surfaces or which can oppose sliding between two surfaces। तो बेटा अगर दो ग्लास प्लेट्स आपकी कांटेक्ट में होंगी तो अगर उनके बीच में फ्रिक्शन होगा तो बेटा ऊपर वाली ग्लास प्लेट आपकी नीचे वाली ग्लास प्लेट के रेस्पेक्ट में स्लाइड नहीं करेगी। इसका मीनिंग एक ग्लास प्लेट का स्लाइडिंग मोशन दूसरी ग्लास प्लेट के रेस्पेक्ट में कब नहीं होगा? जब उनके बीच में प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगी। कब तक? जब तक उनके बीच में प्रॉपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बना रहेगा। तो बेटा ये ध्यान रखना कि जब तक फ्रिक्शन फोर्स आपका बना रहेगा तो एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड नहीं करेगा। इसका मीनिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा एक सरफेस की मोशन को दूसरे सरफेस के ऊपर रोकता है। सो दैट अपोजिशन गिवन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट अपोजिशन गिवन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा जब आप चलते हो तो आप ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हो और ग्राउंड आपको फ्रिक्शन आगे देता है। तो दैट फ्रिक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर फॉरवर्ड मोशन, फॉर योर फॉरवर्ड मोमेंटम। तो बेटा ये है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। अब बेटा फ्रिक्शन कितने टाइप्स का होता है, फ्रिक्शन कितने टाइप्स का होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं अब यहाँ पर कि फ्रिक्शन कितने टाइप्स का होता है। तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन आप नोट कर सकते हो। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, here we have kinetic friction, and here we have two types of kinetic force of friction, that is sliding force of friction and rolling force of friction। तो बेटा स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके बेसिक टाइप्स हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के टाइप्स मैंने यहाँ आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अब हम सबसे पहले स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। तो बेटा अब हम सबसे पहले स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करेंगे। Now static force of friction. Now static force of friction.
स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बेटा जैसा आपको इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के नेम से आइडिया मिल रहा है कि स्टैटिक का मीनिंग रेस्ट, स्टैटिक का मीनिंग है बेटा रेस्ट। इट मीन्स इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे रहेगा। स्टैटिक का मीनिंग रेस्ट, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें स्टेट ऑफ रेस्ट प्रोवाइड करेगा। तो बेटा ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें स्टेट ऑफ रेस्ट प्रोवाइड करेगा। तो अब हम इसको सिंपल वे से डिफाइन कैसे करेंगे? द टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ interaction between two surfaces through which object remains at rest or through which relative motion between two surfaces can be opposed or stopped। तो बेटा ये आपके सामने इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। तो बेटा वो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कहाँ लगेगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा। किसके बीच में लगेगा? बिटवीन टू सरफेसेस। और इससे हमें क्या मिलेगा? थ्रू विच ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस कैन बी अपोज्ड और स्टॉप्ड। तो बेटा दैट force of friction is known as static force of friction. That force of friction is known as static force of friction. तो बेटा अब static force of friction को हम practical demonstration की help लेकर explain करने वाले हैं। अब static force of friction को हम practically एक डेमोन्स्ट्रेशन लेकर एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमारे पास बेटा ये ऑब्जेक्ट है, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट को आप पुश कर रहे हो 10 न्यूटन फोर्स देकर, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो बाय यूजिंग 10 न्यूटन फोर्स, और अगर ये ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट पे है, अगर ये ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट पे है, तो बेटा ग्राउंड आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रहा है? ग्राउंड आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके अप्लाइड फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन ही दे रहा है। तो आप चेक करो, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को पुश करना चाहते हो और अगर आप लगा रहे हो इसके ऊपर 10 न्यूटन, तो अभी भी अगर ये ऑब्जेक्ट आपका पुश नहीं हो रहा, अगर ये रेस्ट पे ही है, अगर ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को वेल मेंटेन रखता है, तो इसका मीनिंग क्या है? ग्राउंड से आपको अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिल रहा है? सेम एज applied force, same as applied force, and that is 10 न्यूटन, that is 10 न्यूटन। तो इसका मीनिंग आपने इसको पुश किया ऑन सरफेस ऑफ ग्राउंड, इसका मीनिंग, और ग्राउंड ने आपको कितना फ्रिक्शन दिया? दैट इज सेम एज अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन फोर्स। तो बेटा इन कंडीशंस में ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर रहेगा। अब चेक करो, ये ऑब्जेक्ट का वेट है डाउनवर्ड और यहां से इसको मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन आर। तो बेटा यहां से इसको मिला नॉर्मल रिएक्शन आर। वेट अगर एक्शन है तो ये इसका अपोजिट रिएक्शन है। तो ये अगर आपने लगाया अप्लाइड फोर्स, तो ग्राउंड ने आपको दिया इन अपोजिट डायरेक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो बेटा इसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अब नेट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? नेट फोर्स 10 - 10 इक्वल टू 0 न्यूटन। तो बेटा इस कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में बेटा ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, बेटा ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका स्टैटिक
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। चेक करो, इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है, वो स्टैटिक कंडीशन में है, सो इट इज नॉन एज स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इट इज नॉन एज स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से रिवर्स डायरेक्शन में होगा, अप्लाइड फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये अप्लाइड फोर्स को इजीली अपोज कर पाएगा। तो बेटा आप चेक करते हैं, अब अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को पुश करना है, अब अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को पुश करना है तो अब हम क्या करेंगे, अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करेंगे। अब हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करेंगे। अगर हमने अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन कर दी, फिर भी अगर ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है, तो इसका मीनिंग अगेन यू आर रिसीविंग 20 न्यूटन स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसका मीनिंग अगर आपने अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इंक्रीज की है, दैट इज 20 न्यूटन, फिर भी ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है, तो ग्राउंड आपको 20 न्यूटन स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करा रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर ग्राउंड आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का सोर्स है। तो ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर जो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड फोर्स को अपोज कर रहा है, दैट टेंजेंशियल फोर्स इज नॉन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड इट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स बिकॉज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉन एज स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वेरिएबल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो जैसे आप अपने अप्लाइड फोर्स को एडजस्ट करते जा रहे हो 10 से 20 न्यूटन में आगे, उसी टाइप से स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू को एडजस्ट करेगा, ये भी अपनी वैल्यू को एडजस्ट करेगा। तो ये पहले 10 न्यूटन था, अब इसकी वैल्यू 20 न्यूटन हो चुकी है। तो हम क्या लिखेंगे, स्टैटिक force of friction is self adjustable force of friction। तो ये बेटा आपको प्रॉपर वे से मालूम होना चाहिए कि जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये आपका सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। अब अगर अगले इवेंट में अगर आप इसको 30 न्यूटन से पुश कर रहे हो, फिर भी अगर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे ही है, तो फिर बेटा आपको यहाँ पर जो सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा वो 30 न्यूटन मिलेगा। तो बेटा यहाँ पर स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। तो अब बेटा आपने स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड कर लिया। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का आपको मीनिंग क्लियर हो गया। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की एसआई यूनिट क्या होगी, जो फोर्स की यूनिट होगी, दैट इज न्यूटन। तो अब बेटा हम आते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे। तो अब बेटा हम आएंगे लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर। अब हम आएंगे लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, अब हम देखेंगे लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। नाउ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बेटा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मीनिंग द maximum tangential contact force of interaction between two surfaces, the maximum tangential contact force of interaction between two surfaces, the maximum tangential contact force of interaction between two surfaces after which object begins to move or comes in motion
is known as limiting force of friction, is known as limiting force of friction. The maximum tangential contact force of interaction between two surfaces after which object begins to move or comes in motion is known as limiting force of friction. तो बेटा वो force of friction, वो maximum value of force of friction जिसके बाद हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में आने वाला है, ऑब्जेक्ट आपका मोशन में आने वाला है, that maximum value of force of friction is known as limiting force of friction. That maximum value of force of friction is known as limiting force of. तो बेटा यहाँ पर आप लिमिटिंग को प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड करो कि हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को यहाँ फील करना है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट आपका जस्ट बिगिंस टू मूव वाली कंडीशन में आ जाएगा, then that force of friction is known as limiting force of friction. तो बेटा the maximum tangential contact force of interaction between two surfaces after which object just begins to move or comes in motion or tends to move is known as limiting force of friction. तो बेटा इसका limiting friction का आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग कैसे होगा, इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ले लेते हैं, फिर आपको इसका अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल प्रॉपर लेवल पे मिलेगा। तो अभी चेक करते हैं। तो उससे पहले आपको 3 वर्ड हमेशा ध्यान रखने हैं। The maximum tangential contact force of interaction between two surfaces after which object just begins to move or comes in motion, और बेटा एक वर्ड और है यहां पर, आफ्टर विच ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव, की कोशिश कर रहा है मूवमेंट में आने के लिए। इसका मीनिंग वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसके बाद ऑब्जेक्ट आपका मोशन में आने वाला है, वो कोशिश कर रहा है मोशन में आने की। तो बेटा उससे उस मोमेंट से पहले वाला जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा उसको हम लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। तो बेटा which object after which object tends to move just begins to move or comes in motion is known as limiting force of friction, is known as limiting force of friction. तो बेटा अभी हम इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ले लेते हैं कि हमने सबसे पहले यहाँ पर लगाया 10 न्यूटन, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है, तो यहाँ पर आपको स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना मिला 10 न्यूटन। फिर हमने लगाया इसके ऊपर, फिर हमने लगाया बेटा इसके ऊपर 20 न्यूटन, अभी भी ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है, तो यहाँ पर स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या मिली 20 न्यूटन। फिर हमने लगाया यहाँ पर 30 न्यूटन, अभी भी ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है, तो हमें क्या मिला स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 30 न्यूटन। बेटा फिर हमने लगाया यहाँ पर 40 न्यूटन, फिर हमने लगाया बेटा 40 न्यूटन, अब हमारा अप्लाइड फोर्स है 40 न्यूटन, और बेटा हमें यहाँ मिला स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज 40 न्यूटन। अब हमें ये लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट आपका स्लाइड करने वाला है, ये ऑब्जेक्ट आपका जस्ट बिगिंस टू मूव वाली कंडीशन में आने वाला है। तो अगर हमें ये लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट आपका जस्ट बिगिन टू मूव या जस्ट बिगिंस टू मूव वाली कंडीशन में आने वाला है, ये मोशन में आने वाला है, ये जस्ट स्लाइड करने वाला है, तो बेटा उस मोमेंट पर जो हमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा, दैट मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इट मींस जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा वही आपका लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। तो बेटा हम सिंपल वे में इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आपका जस्ट कम्स इन मोशन वाली कंडीशन में आने वाला है,
ये ऑब्जेक्ट आपका जस्ट बिगिंस टू मूव वाली कंडीशन में आने वाला है, ये ऑब्जेक्ट आपका टेंड्स टू मूव वाली कंडीशन में आने वाला है। तो बेटा ये जो मोमेंट आपको मिलेगी, इस मोमेंट पे जो आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू मिलेगी, दैट वैल्यू इज नोन एज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा यहाँ पर लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को सिंपल वे में डिफाइन कैसे करोगे? द मैक्सिमम, बेटा सिंपल वे में डिफाइन कैसे करोगे? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक force of friction, static force of friction is known as limiting force of friction, is known as limiting force of friction। तो बेटा सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हमें ऑब्जेक्ट को कब तक पुश करते जाना है? जब तक हमें ये ना लगे कि ऑब्जेक्ट आपका मोशन में आने वाला है। तो बेटा जब हमें ये लगेगा कि ऑब्जेक्ट आपका मोशन में आने वाला है, जस्ट कम्स इन मोशन, जस्ट बिगिंस टू मूव, जस्ट टेंड्स टू मूव, तो बेटा उस कंडीशन में हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को नोट करना है। तो बेटा एक्चुअल में बॉडी आपकी मोशन में नहीं आई है अभी, लेकिन बस ये मोशन में आने वाली है। इसका मीनिंग कि एक्चुअल में बॉडी आपकी मोशन में नहीं आई है, बट ये मोशन में विद इन नैनो सेकेंड्स में आने वाली है। तो बेटा जस्ट बिगिंस टू मूव का मीनिंग क्या है? कि ये मोशन में आने वाली है। टेंड्स टू मूव का मीनिंग क्या है? कि ये मोशन में आने के लिए कोशिश कर रही है। तो बेटा अगर ये ऑब्जेक्ट आपका मोशन में आने के लिए पूरी कोशिश करेगा, तो बेटा उस कोशिश से पहले जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनेगा, दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जस्ट कम्स इन मोशन, जस्ट बिगिंस टू मूव एंड जस्ट टेंड्स टू मूव। तो बेटा इन तीनों वर्डिंग का मीनिंग सेम है। ये तीनों वर्डिंग आपकी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अंदर यूज हो सकती हैं। तो बेटा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मैंने आपको आइडिया यहाँ दे दिया है कि अगर आप किसी अलमीरा को, टेबल को पुश करते जा रहे हो और टेबल आपका रेस्ट पे है, तो इसका मीनिंग बार बार स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। बट बेटा एक मोमेंट ऐसे आएगी, आपको लगेगा कि टेबल मोशन में आने वाला है, उस मोमेंट पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें ग्राउंड से मिलेगा, दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा ये है आपका लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा अब इसके कुछ लॉज हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के, वो लॉज बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं। लॉज ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो बेटा वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या इसके लॉज हैं। लॉज ऑफ लिमिटिंग force of friction। Number 1 law, it is acting in opposite direction to applied force। तो बेटा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो इट इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इट इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू अप्लाइड फोर्स। नंबर 2, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कभी भी एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। नंबर 3, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज directly proportional to normal
रिएक्शन given by surface in contact। तो बेटा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनाएगा। इसका मीनिंग जो सरफेस आपका ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होगा वो सरफेस ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। और बेटा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय सरफेस इन कांटेक्ट। तो बेटा अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या बनेगी, FL इक्वल टू म्यू आर। तो बेटा ये जो म्यू है इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बेटा म्यू का मीनिंग है, म्यू कांस्टेंट है, म्यू इज कांस्टेंट and it is known as coefficient of force of friction। This is coefficient of force of friction। तो म्यू बेटा नॉर्मली लेस देन 1 मिलेगा, लेकिन एक केस में म्यू की वैल्यू मोर देन 1 होगी। बेटा वो केस कौन सा होगा, मैं उसको अभी यहाँ पर प्रॉपर वे से डिस्प्ले कर रहा हूँ। वो केस कौन सा होगा जिसमें म्यू आपका मोर देन 1 होगा। तो बेटा नॉर्मल कंडीशंस में, इन नॉर्मल कंडीशंस में बेटा म्यू लेस देन 1 होगा। मोर देन 1 कब होगा, जब सीमेंट और रबर के बीच में आप फ्रिक्शन डिसाइड करोगे। तो बेटा जब सीमेंट और रबर कांटेक्ट में आएंगी तो बेटा वहां पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनेगा उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में ये कोफिशिएंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका मोर देन 1 आएगा। तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका कांस्टेंट है, बेसिकली एक नंबर है जो हमें ये बताएगा कि सरफेस का नेचर कैसा है, कांटेक्ट सरफेस का नेचर कैसा है। तो बेटा म्यू किसके इक्वल होगा, दैट इज FL अपॉन आर। बेटा ये भी न्यूटन यूनिट कैरी करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और बेटा नॉर्मल रिएक्शन भी न्यूटन यूनिट ही कैरी करेगा, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल। तो बेटा इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, m0 L0 T0। सो इट इज डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी। बेसिकली एक नंबर है ये, it is a number which can tell us nature of contact surface, whether it is rough or smooth। तो बेटा अगर सरफेस आपका रफ होगा या स्मूथ होगा ये हमें कहाँ से मालूम चलेगा, ये हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू से मालूम चलेगा। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है तो सरफेस आपका रफ है, वैल्यू काफ़ी कम है तो सरफेस आपका स्मूथ हो जाएगा, तो बेटा ये हमें सरफेस का नेचर बताएगा। और बेटा ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस किस पे डिपेंड करता है, बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करेगा आपका नेचर ऑफ सरफेस। बेटा ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सरफेस, हम यहां लिख सकते हैं डिपेंडिंग फैक्टर्स ऑफ म्यू। नंबर 1 nature of surface, number 2 temperature on surface, number 3 impurities on surface, तो बेटा ये म्यू के डिपेंडिंग फैक्टर्स हैं, ये आपको नोट करने हैं कि म्यू किस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ सरफेस पे और इम्प्योरिटीज़ पे। तो बेटा जब भी दो सॉलिड सरफेस आपके कांटेक्ट में होंगे तो वहाँ पर जो टेंजेंशियल फोर्स
वहाँ पर जो टेंजेंशियल फोर्स बनेगा उन दोनों सरफेसेस के बीच में, और वो टेंजेंशियल फोर्स जो इन दोनों सरफेसेस की रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, दैट टेंजेंशियल फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट एंड विच कैन अपोज रिलेटिव मोशन ऑफ वन सरफेस ओवर अनदर सरफेस इज नॉन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और बेटा हमने उनके टाइप भी डिस्कस किए आज, दैट इज स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और फिर हमने लॉज ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी डिस्कस किया। तो बेटा हमने लॉज ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी आज डिस्कस किया। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और बेटा ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको न्यूमेरिकल में इनकी बहुत ज़्यादा याद आएगी, और इन्हीं की हेल्प लेकर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तो न्यूमेरिकल में बेटा इन टॉपिक्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और ये न्यूमेरिकल में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, तो आपको इनको प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड करना है।